हमने फर्स्ट वीडियो में, ठीक है, फर्स्ट वीडियो में इसका सेकंड चैप्टर, फर्स्ट वीडियो के अंदर यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति के बारे में आपको बताया था। अब हम इसका सेकंड पार्ट कर रहे हैं, रूस की क्रांति का, ठीक है। और सेकंड पार्ट ही देखिए कितना इंटरेस्टिंग टॉपिक आया है हमारे पास, जो उस दिन ही करवा सके थे। और इंटरेस्टिंग ये इसलिए है कि ये बहुत बार आता है पेपरों के अंदर, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट है ये खूनी रविवार की घटना, यानी कि रविवार के दिन ऐसी घटना घटी थी जिसको इतिहास के पन्नों में खूनी रविवार की घटना माना जाता है। इसमें जार्ज निकोलस द्वितीय का शासक था, ठीक है। देखिए क्या था खूनी रविवार। 1905 में लाखों मजदूर रविवार के दिन, यानी 1905 में लाखों मजदूर रविवार के दिन पादरी गेपोन, ये थे पादरी गेपोन ने नेतृत्व कर रहा था। पादरी गेपोन के नेतृत्व में जार के महल निकोलस जार निकोलस द्वितीय के महल, जिसका नाम था विंटर प्लेस, महल का नाम था विंटर प्लेस में विरोध प्रदर्शन करने पहुंचे। यह देखिए 1905 में लाखों मजदूर रविवार के दिन पादरी गेपोन के नेतृत्व में जार निकोलस के महल विंटर प्लेस में विरोध प्रदर्शन करने पहुंचे। पुलिस ने तो जार निकोलस ने क्या कहा, जो उनके सैनिक थे, जो पुलिस थे, जार निकोलस ने जो इनके सैनिक थे उनको आदेश दिया कि इन मजदूरों पर आक्रमण किया जाए। उन्होंने आदेश का पालन किया राजा का, और उन्होंने आक्रमण कर दिया, जिसे 100 से ज्यादा मजदूर मारे गए और बहुत ज्यादा संख्या में मजदूर घायल भी हो गए। 100 से ज्यादा लोग मारे गए और बहुत ज्यादा घायल भी हो गए। इतिहास में यही घटना खूनी रविवार के दिन के नाम से मशहूर है। इतिहास में यही घटना खूनी रविवार के नाम से जानी जाती है। ये खूनी रविवार जो था इसी के नाम से जानी जाती है। 1905 में क्रांति के दौरान जार ने निर्वाचित संसद, यानी संसद का निर्माण कर दिया गया, जिसे उसे नाम दिया गया डेउमा। जिसे क्या नाम दिया गया? डेउमा। निर्वाचित संसद का निर्माण किया, जिसे डेउमा के गठन की स्वीकृति दे दी, यानी उसका निर्माण कर दिया गया। अब देखिए फैक्ट्री मजदूरों की कमेटियों और यूनियनों को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। यानी कि उस समय क्या होता था, फैक्ट्री के अंदर मजदूरों की एक यूनियन होती थी, एक कमेटी होती थी, यूनियन होती थी, जो अपनी मांगे फैक्ट्री मालिक के सामने रखते थे। मजदूर और यूनियन, जो मजदूरों की कमेटी और यूनियन होती थी, वो अपनी मांगे फैक्ट्री मालिकों के आगे रखती थी, जिसको जार निकोलस ने अवैध घोषित कर दिया, यानी उनको गैर कानून घोषित कर दिया। यानी अब वो कमेटियां और यूनियन नहीं बना सकती थी, ठीक है। अब देखिए जार ने पहली ड्यूमा तो 75 दिन, यानी कि जार ने पहली ड्यूमा कितने दिन उसको मान्यता दी? 75 दिन। उसके बाद में उसको रद्द कर दिया। दूसरी ड्यूमा का गठन हुआ, जो 3 महीने बाद बर्खास्त कर दी। पहली तो 75 दिन चली, जिसे बाद में बर्खास्त कर दिया। दूसरी ड्यूमा यानी संसद 3 महीने चली, जिसको बर्खास्त कर दिया, दोनों बर्खास्त कर दी। तीसरी ड्यूमा, यानी फिर तीसरी ड्यूमा का निर्माण किया। इसमें रूढ़िवादी नेताओं को नियुक्त किया गया। पहली और दूसरी में ड्यूमा में, यानी संसद में, तो रूढ़िवाद को नहीं शामिल किया गया था, लेकिन तीसरी जो ड्यूमा जार निकोलस द्वितीय ने बनाई, उसमें रूढ़िवादी नेताओं को नियुक्त किया गया। आगे देखिए प्रथम विश्व युद्ध। अब देखिए प्रथम विश्व युद्ध और रूसी साम्राज्य, यानी कि प्रथम विश्व युद्ध आपको मैंने बता दिया है 1914 से 1918 के मध्य लड़ा गया था। 2 धुरी शक्तियां थी उस टाइम, एक मित्र राष्ट्र था और एक केंद्र शासित थी, ठीक है। 2 धुरी शक्तियां थी, जिसमें हम रूस का पढ़ रहे हैं, तो रूस से उस टाइम मित्र राष्ट्रों की तरफ से लड़ रहा था, ठीक है। यानी रूस की इस युद्ध में मित्र राष्ट्रों का शुरुआत में उन्होंने सहयोग दिया। यानी रूस जो था, उन्होंने युद्ध के प्रारंभ में मित्र राष्ट्र इंग्लैंड, फ्रांस, ये जो इसके मित्र थे, उनका सहयोग किया रूस ने शुरुआत में। युद्ध जब लंबा चला तो जार ने जनता से सलाह लेना छोड़ दी। यानी पहले तो जो जार था, निरंकुशवाद शासक था निकोलस जार द्वितीय, उन्होंने पहले तो जनता से सहयोग लिया था, जनता की राय भी दी थी, भाई हम इस युद्ध में भाग ले रहे हैं, आप इस युद्ध में
सहयोग दीजिए ताकि हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपकी सहायता करूँगा। पहले तो उनकी सलाह ली थी और जनता ने इसकी सलाह का उसके योगदान भी दिया था, लेकिन जब युद्ध लंबा चला तो जार ने जनता से सलाह लेना छोड़ दी, यानी जनता की अब सलाह वो नहीं लेता था। ठीक है। नंबर 3 था युद्ध जर्मन विरोधी भावनाएं प्रबल होने लगी। जर्मन उस समय केंद्रीय धुरी था, यानी इसका विरोधी था, मित्र राष्ट्र का जो विरोधी गुट था वो जर्मन उनमें आता था, जर्मनी देश आता था। ठीक है। जर्मन विरोधी भावनाएं प्रबल होने लगी, यानी रूस के अंदर जो जर्मनी की भावनाएं थी वो प्रबल होने लगी और सेंट पीटर्सबर्ग का नाम बदलकर पेट्रोग्राद कर दिया गया। यानी पहले उसका नाम क्या था, पीटर्सबर्ग नाम था। ठीक है। उसका सेंट पीटर्सबर्ग नाम था, उसका बदलकर नाम उनको पेट्रोग्राद कर दिया। पेट्रोग्राद के बारे में पढ़ेंगे हम आगे। उसके बाद में देखिए जार निकोलस द्वितीय की पत्नी, इनका बड़ा योगदान देखिए। कहते हैं कि निकोलसवाद बनाने में इनका योगदान था। जार निकोलस की पत्नी जरीना और रास्पुतीन, दो पत्नियां थी इसकी, जरीना और रास्पुतीन। इनकी ये सलाहकार भी थी। इन्होंने, मैंने कहा ना, इनको जार निकोलस को निकोलसवाद बनाने में इनका भी योगदान था। जरीना और रास्पुतीन नामक ये सलाहकार थी। इनकी सलाहकार ने जार शाही को अलोकप्रिय बना दिया। जार को, जो जार शाही यानी जार राजा था, उसको जनता के मध्य अलोकप्रिय बना दिया, यानी कि जो उसकी लोकप्रियता दिन प्रतिदिन घटती गई जनता के मन से जार निकोलस की। ठीक है। देखिए अब 1914 से 16 के मध्य रूसी सेना को ऑस्ट्रिया और जर्मनी से हार का सामना करना पड़ा। ये दूसरी ध्रुवीय शक्तियां थी, केंद्रीय ध्रुवीय शक्ति थी ऑस्ट्रिया और जर्मनी, यानी 14-16 के मध्य, 1914-16 में द्वितीय विश्व चल रहा था, के मध्य रूसी सेना को ऑस्ट्रिया और जर्मनी से हार का सामना करना पड़ा। क्यों? क्योंकि वो जनता से सलाह लेता ही नहीं था। वो किससे लेता था? अपनी पत्नी जरीना और रास्पुतीन, इनसे सलाह लेता था। तो जनता ने उसका सहयोग नहीं दिया, सैनिकों ने सहयोग नहीं दिया, जिसके कारण उसे हार का सामना करना पड़ा। आगे देखिए युद्ध का उद्योगों पर बुरा प्रभाव पड़ा। कोई भी चीज हो, जैसे अब इस समय महामारी फैली हुई है कोरोना वायरस, इसका भी देखिए कितना बुरा प्रभाव पड़ा है। अर्थव्यवस्था बिल्कुल सभी देशों की चरम सीमा पर आ गई है। तो युद्ध तो 4 साल चला था, हम 3 महीनों में अर्थव्यवस्था इतने आ गए हैं, तो युद्ध तो 4 साल चला था, तो उसका देखिए उद्योगों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ना जरूरी था। और बाहर से आने वाली आपूर्ति बंद हो गई थी, यानी दूसरे देशों से जो सामान आता था, कच्चा माल आता था या कुछ और आता था, वो बिल्कुल बंद हो गया था युद्ध के कारण, जिससे उद्योग ठप हो गए। अब देखिए मजदूरों की कमी हो गई। क्या हो गया? मजदूरों की कमी होगी इस युद्ध के कारण। अनाज की कमी होगी, क्योंकि उसमें देखिए बहुत से सैनिक मारे जाते थे और हो जाते थे, भाग जाते थे, जिससे मजदूरों की कमी होगी। अनाज की कमी होगी। जो रोटी की दुकानें होती थी उस समय, उन पर रोटियां लेने के लिए लोग एक दूसरे को मारने लग गए थे, दंगे भड़क जाते थे वहां पर रोटियों की दुकानों पर। ठीक है। तो ये था विश्व युद्ध और रूसी साम्राज्य, यानी कि विश्व युद्ध और रूसी साम्राज्य का उदय कैसे हुआ, क्या क्या कारण थे जिससे रूसी साम्राज्य और प्रथम विश्व युद्ध रूसी साम्राज्य में रूस का क्या प्रभाव। अब ये पेट्रोग्राद में फरवरी क्रांति। पेट्रोग्राद, इसका पहले नाम क्या था? पीटर्सबर्ग, सेंट पीटर्सबर्ग। इसका पहले नाम था सेंट पीटर्सबर्ग। पेट्रोग्राद की नाम सेंट पीटर्सबर्ग भी आ सकता है। तो पेट्रोग्राद में फरवरी क्रांति क्यों पनपी? क्या कारण था कि वहां पेट्रोग्राद में फरवरी क्रांति देखिए, मैंने 1857 की क्रांति कराई थी, इसमें मैं कहा था कि क्रांति का कोई ना कोई मूल कारण होता है, जिसके पीछे कोई कारण होता है जिससे क्रांति का जन्म मिलता है। तो पेट्रोग्राद में ऐसा क्या कारण हुआ, क्या घटना हुई जिससे इस क्रांति को आरंभ हुई, ये क्रांति का प्रारंभ हुआ? 1917 की सर्दियों में, क्योंकि फरवरी सर्दी में आती है, रूस में खाद्य पदार्थों की कमी हो गई। देखिए खाद्य पदार्थों की कमी होगी तो ऑटोमेटिक मरता हुआ आदमी क्या करेगा? भूख से मरता हुआ आदमी क्या करेगा? वो यही करेगा कि वो दूसरे से छीनने की कोशिश करेगा। कमी होने लगी और फैक्ट्रियों में पेट्रोग्राद के कारण हड़ताल प्रारंभ हो गई। सेंट पीटर्सबर्ग, जिसका नाम गया था पेट्रोग्राद, फैक्ट्रियों में पेट्रोग्राद के कारण हड़ताल प्रारंभ हो गई। 25 फरवरी को सरकार ने ड्यूमा को बर्खास्त कर दिया, जो तीसरी ड्यूमा थी जिसमें रूढ़िवादी शामिल किए गए थे। तीसरी ड्यूमा पहली 75 दिन चली थी, ड्यूमा संसद, जिसे संसद का नाम ड्यूमा था, पहली 75 दिन चली थी। दूसरी जो ड्यूमा थी, संसद थी, वो 3 महीने बाद बर्खास्त कर दी गई थी। और तीसरी ड्यूमा का गठन किया गया था जिसमें रूढ़िवादी को शामिल किया गया था
और इस तीसरी ड्यूमा को 25 फरवरी ने सरकार ने ड्यूमा को, तीसरी ड्यूमा को भी बर्खास्त कर दिया था, रूढ़िवादी जिसमें थे। लोगों ने सरकार के विरुद्ध प्रदर्शन किया। जब ड्यूमा को, संसद को बर्खास्त कर दिया तो लोगों ने जार निकोलस द्वितीय के विरुद्ध बहुत ज्यादा प्रदर्शन किया। जार निकोलस ने, जब ये लोग प्रदर्शन कर रहे थे लोग, तो जार निकोलस ने उन पर गोलियां चलाने का आदेश दिया कि आप इन पर गोलियां चलाइए और इनको यहां से भगाइए। लेकिन सैनिक, जब ड्यूमा को बर्खास्त कर दिया गया था तो सैनिक भी जार निकोलस के विरुद्ध हो गए थे और उन्होंने गोलियां चलाने से मना कर दिया। सैनिकों ने गोलियां चलाने से मना कर दिया तो जार तो बिल्कुल हारना था। और इसके 7 दिन बाद यानी 2 मार्च को जार ने गद्दी छोड़ दी। जार निकोलस द्वितीय ने अपनी गद्दी छोड़ दी। और जो ड्यूमा, जो तीसरी ड्यूमा थी जिसमें रूढ़िवादी भी शामिल थे, उन्होंने ड्यूमा के नेताओं ने अंतरिम सरकार बना दी। ड्यूमा के नेताओं ने, या तीसरी प्रकार की जो ड्यूमा थी, संसद थी, उनके जो अंतरिम नेता थे, उस समय जो नेता मौजूद थे, उन्होंने सरकार बना दी। अब देखिए अक्टूबर 1900 क्रांति के परिणाम। अब देखिए फरवरी क्रांति के बाद रूस की स्थिति या परिणाम, यानी फरवरी क्रांति जो हुई थी उसके बाद रूस में उस क्रांति के क्या परिणाम निकले, उसके परिणाम देखते हैं भी क्या परिणाम निकले फरवरी क्रांति के। हमने आपको कारण करवा दिए, अब इसके परिणाम करवाते हैं। सोवियत या परिषद का गठन सर्वप्रथम हुआ, यानी सोवियत या परिषद, जो विधान परिषद होती है, उनका गठन सर्वप्रथम हुआ। यानी जार निकोलस द्वितीय का राजगद्दी छोड़ दी थी उसने। उसके बाद में ड्यूमा यानी कि संसद तीसरी, जो रूढ़िवादी नेता थे उसमें और भी थे, उन्होंने वहां पर अंतरिम सरकार का गठन किया था। ठीक है, उसके परिणाम क्या थे? सोवियत या परिषद का गठन सर्वप्रथम हुआ। लेनिन ने 3 सूत्रीय अप्रैल थीसिस नामक विचार प्रस्तुत किए। 3 सूत्रीय विचार प्रस्तुत किए थे लेनिन ने, क्योंकि लेनिन उस टाइम राजा था। लेनिन उस टाइम अंतरिम सरकार का राजा था, जिसने अप्रैल थीसिस नामक 3 विचार प्रस्तुत किए थे। नंबर 1, युद्ध को समाप्ति की ओर ले जाया जाए। यानी 1914 से 18 के बीच जो विश्व युद्ध चल रहा था, तो 1917 में लेनिन ने कहा कि युद्ध को अब समाप्ति की ओर ले जाना चाहिए। नंबर 2, किसानों को जमीन हस्तांतरित की जाए, यानी जो जमीन थी वो किसानों में बांट दी जाए, उनको बता दी जाए भी ये जमीन आपकी है, ये जमीन आपकी है, किसानों में बांट दी जाए। बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो गया, यानी बैंकों का राष्ट्रीयकरण होने लगा। धीरे धीरे बैंकों को राष्ट्रीयकरण का रूप दे दिया गया। अब देखिए अगला परिणाम क्या है? औद्योगिक क्षेत्र में फैक्ट्री कमेटी का गठन होने लगा। यानी औद्योगिक क्षेत्रों में जो फैक्ट्री थी वो फैक्ट्री चलने लगी, उनके अंदर कमेटी और यूनियन बनने लगी। जो पहले जार निकोलस द्वितीय ने उनकी फैक्ट्री के जो कमेटियां थी और जो यूनियन थी उनको खत्म कर दिया था। लेकिन जब अंतरिम सरकार का गठन हुआ तो उन्होंने कमेटी का गठन कर दिया और यूनियनों का गठन कर दिया फैक्ट्रियों के अंतरिम सरकार कमजोर हो गई। देखिए अंतरिम सरकार कमजोर हो गई और बोल्शेविकों का प्रभाव बढ़ने लगा। बोल्शेविकों का प्रभाव भी बढ़ने लगा। जो लेनिन था, ठीक है, उसकी जो सरकार थी वो कमजोर होने लगी धीरे धीरे, और बोल्शेविक जो दूसरी पार्टी थी उसका प्रभाव धीरे धीरे बढ़ने लगा। ये थे इसके फरवरी क्रांति के परिणाम। अब आते हैं अक्टूबर 1917 की क्रांति, साम्यवादी बोल्शेविक क्रांति। अक्टूबर क्रांति के नाम से जाना जाता है। इसको हम साम्यवादी बोल्शेविक क्रांति के नाम से जानते हैं, क्योंकि साम्यवादियों ने क्रांति, बोल्शेविकों ने क्रांति आरंभ की थी अक्टूबर 1917 की क्रांति। इस क्रांति का देखिए क्या परिणाम निकला, क्योंकि उस समय लेनिन का राज्य था, अंतरिम सरकार जो ड्यूमा थी, तीसरी ड्यूमा थी, उसका शासन था, तो वो धीरे धीरे कमजोर होती जा रही थी। ठीक है, धीरे धीरे उनके पास आर्थिक तंगी आ रही थी, कमजोर होती जा रही थी, मजदूर हड़ताल कर रहे थे, जो भी बात थी धीरे धीरे, जिसके कारण साम्यवादी बोल्शेविक क्रांति का आरंभ हुआ, यानी कि अक्टूबर 1917 की क्रांति का आरंभ हुआ। अब देखिए क्या कारण रहा इस क्रांति का। 16 अक्टूबर 1917 को लेनिन ने पेट्रोग्राद सोवियत और बोल्शेविक पार्टी द्वारा सत्ता पर कब्जा के लिए
ट्राट्स्की ट्राट्स्की याद रखें, ट्राट्स्की सत्ता के लिए ट्राट्स्की के नेतृत्व में क्रांतिकारी समिति का गठन किया। किसके नेतृत्व में? ट्राट्स्की। ट्राट्स्की के नेतृत्व में पेट्रोग्राद सोवियत और बोल्शेविक पार्टी द्वारा ट्राट्स्की के नेतृत्व में क्रांतिकारी समिति का गठन किया। कब? 16 अक्टूबर को। 21 अक्टूबर को विद्रोह प्रारंभ हो गया। क्यों? क्योंकि लेनिन उस टाइम बाहर गया हुआ था। लेनिन रूस से उस समय बाहर गया हुआ था और बोल्शेविकों ने सोचा कि ये बाहर गया हुआ है, अब क्रांति को आरंभ कर दिया जाए और उन्होंने क्रांति को आरंभ कर दिया। ओरेरा नामक युद्धपति यानी कि सेनापति, जो सेना का तो नेतृत्व कर रहा था, ओरेरा नामक युद्धपति ने विंटर प्लेस पर बमबारी शुरू कर दी। ओरेरा नामक युद्धपति ने विंटर प्लेस पर बमबारी शुरू कर दी। ये इस क्रांति के कारण थे। इस क्रांति के क्या 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 कारण थे? अब देखिए, अक्टूबर 1917 की क्रांति जो हुई थी उसके क्या परिणाम निकले, हमने कारण पढ़ा। अब इसके अब देखिए, अक्टूबर क्रांति का प्रभाव, यानी जो अक्टूबर में क्रांति हुई थी उसका क्या प्रभाव निकला या परिणाम क्या हुआ अक्टूबर क्रांति में, उसका प्रभाव क्या हुआ या परिणाम क्या हुआ। क्यों? लेनिन था उस टाइम, क्योंकि वो तो मारा ही गया था। अब देखिए उसका प्रभाव क्या, बैंकों का नए सिरे से राष्ट्रीयकरण किया गया। जो बैंक थे उनका नए सिरे से राष्ट्रीयकरण किया गया, इनमें बदलाव किया गया। चर्च व जार की संपत्ति को जब्त कर लिया गया, यानी कि जो चर्च होते थे, धार्मिक चर्च, और निकोलस जार सेकंड यानी द्वितीय की संपत्ति को जब्त कर लिया गया, इनके द्वारा जब्त कर लिया गया। अक्टूबरी क्रांति यानी कि बोल्शेविक साम्यवादी पार्टी ने इसकी चर्च और जार की संपत्ति को जब्त कर लिया। भूमि को सामाजिक संपत्ति घोषित कर दिया गया। पहले तो उनको भूमि को हस्तांतरित किया जाता था, चिन्हित किया जाता था, लेकिन भूमि को अब सामाजिक संपत्ति घोषित कर दिया, यानी समाज की संपत्ति घोषित कर दिया। किसानों को, मजदूरों को दे दी गई। बड़े मकानों को, अब देखिए, बड़े मकानों को छोटे छोटे हिस्सों में बनाकर जरूरतमंदों को रहने को दी गई, यानी कि ग्रामीण इलाके से या शहरी इलाकों से जो मजदूर फैक्ट्रियों में या उद्योगों में काम करने के लिए आते थे, तो उनको रहने के लिए जो बड़े बड़े मकान होते थे उनको छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर उनको रहने के लिए वहां पर उनको जगह दी गई। बोल्शेविक जो पार्टी थी उसका नाम बदलकर रूसी कम्युनिस्ट पार्टी कर दिया गया। बोल्शेविक जो पार्टी थी उसका नाम बदलकर रूसी कम्युनिस्ट पार्टी कर दिया गया, उसकी पार्टी का नाम बदल दिया गया। 1917 में संविधान सभा का चुनाव करवाया गया, यानी 1917 में पहली बार संविधान सभा का चुनाव करवाया गया। सभी सोवियत कांग्रेस यानी सभी जो पार्टियां थी एक राजनीतिक दल के रूप में एकमात्र राजनीतिक पार्टी रह गई, बाकी सभी पार्टियां खत्म हो गई, यानी कि बाकी सभी पार्टियां खत्म हो गई। एक ही पार्टी बची सोवियत कांग्रेस के नाम से, सिर्फ एक पार्टी रह गई, बाकी सभी जितनी भी पार्टियां थी सभी खत्म हो गई। अब देखिए, जब इसके ये परिणाम निकले उसके बाद में गृह युद्ध आरंभ हो गया रूस के अंदर। गृह युद्ध का अर्थ ये नहीं है कि हम लड़ाई करेंगे या हिंसा करेंगे, वो सिर्फ एक गृह युद्ध जो बातचीत के द्वारा या आर्थिक संकट पैदा कर दे, ऐसा युद्ध गृह युद्ध। भूमि पुनः वितरण के कारण गृह युद्ध की स्थिति पैदा हुई। वो देखिए कैसे हुई। देखिए, भूमि को सामाजिक संपत्ति घोषित किया है, जिससे फैक्ट्रियों के अंदर या उद्योगों के अंदर जो मजदूर काम करते थे तो उनको जो पता चला, क्योंकि वो किसानों के बेटे थे, किसान जो थे उनके बेटे वहां पर जाके मजदूरी करते थे, काम करते थे। जब उनको पता चला कि भूमि को सामाजिक संपत्ति घोषित कर दी गई है और उनको भूमि मिल गई है, तो फैक्ट्रियों और उद्योगों से वापिस अपने गांव आ गए। तो वापिस गांव आने के कारण फैक्ट्रियों को, जो फैक्ट्रियां थी, जो उद्योग थे, उनको मजदूरों की कमी होगी, जिससे उनके उद्योग ज्यादातर ठप होने लगे, और जिसके कारण गृह युद्ध पनपा। देखिए ना, भूमि पुनः वितरण के कारण गृह युद्ध की स्थिति पैदा हुई। तो यही कारण था कि गृह युद्ध की स्थिति हुई, भूमि को सामाजिक संपत्ति घोषित करना, जिससे किसानों के जो बेटे उद्योगों और फैक्ट्रियों में काम करते थे वो वापिस अपने गांव आ गए और वहां पर कहते थे कि हमारा तो खेती है, काम हम तो खेती करते हैं, कृषक है, तो खेती करने लगे, जिसके कारण गृह युद्ध की स्थिति आरंभ हो गई।
अब समाजवादी समाज का निर्माण, अब देखिए समाजवादी समाज का निर्माण, उसके बाद में गृह युद्ध के बाद में समाजवादी समाज का निर्माण हुआ। केंद्रीय नियोजन के तहत, एक ही कांग्रेस पार्टी बची थी, केंद्रीय नियोजन के तहत पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई। भारत के अंदर भी है, हर 5 साल के बाद पंचवर्षीय योजना होती है और 5 सालों के अंदर हम क्या क्या काम करेंगे, एक डेमो प्रस्तुत किया जाता है कि 5 साल के बाद में 5 साल तक हम ये काम करेंगे, हम उद्योगों को बढ़ावा देंगे, हम कृषि को बढ़ावा देंगे, कृषि में इतनी पैदावार के हेक्टेयर पैदा करेंगे। ये पंचवर्षीय योजना में सभी बातें होती थी। तो उसमें समाज का निर्माण किया, तो उसमें समाज के निर्माण में पहली बात केंद्रीय नियोजन के तहत पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की गई, जो 5 साल के अंदर जो रूस के अंदर जो बायोडाटा पेश किया जाता था, 5 वर्ष के अंदर हम रूस के अंदर क्या क्या काम करेंगे। औद्योगिक विकास को बढ़ावा दिया मिला, यानी औद्योगिक जो विकास था, उद्योगों का जो विकास था उसको बढ़ावा दिया गया, क्योंकि उद्योगों के विकास को बढ़ावा देंगे जिससे हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, और उद्योगों को बढ़ावा देंगे तो लोगों को रोजगार सबसे ज्यादा मिलेगा। अब आता है स्टालिनवाद और सामूहिकीकरण, वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी, अच्छी तरह से इस प्रश्न को याद करें, ये पेपर में बहुत आता है। स्टालिनवाद और सामूहिकीकरण पेपरों में बहुत ज्यादा आता है ये। स्टालिनवाद ने खेती के सामूहिकरण की शुरुआत की, यानी स्टालिन ने खेती के सामूहिकीकरण की शुरुआत की, यानी खेती को समूह में बांटकर जो शुरुआत की थी वो स्टालिन ने की थी। स्टालिन ने खेती के सामूहिकरण की शुरुआत की, समूह में बांटकर इन्हें खेती को बांट दिया था। अब इस क्रांति का प्रभाव या परिणाम क्या निकला, इस क्रांति का प्रभाव या परिणाम क्या निकला, कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की गई, जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उसकी स्थापना की गई, समाजवाद को बढ़ावा मिला, इससे रूस के अंदर समाजवाद को बढ़ावा मिला और कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी। अब यही हमारा सेकंड चैप्टर था, यहाँ से ये चैप्टर हमारा खत्म होता है। ठीक है, मैंने दोनों वीडियो में इसे पूरी अच्छी तरह से समझाने की कोशिश की है। ठीक है, यदि आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो हमें कमेंट्स जरूर करें, ताकि हम आपको कोई भी जो प्रश्न होगा उसको अच्छी तरह से दोबारा समझा सकें। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आपको प्रत्येक वीडियो अच्छी तरह से मिलती रहे। स्टे होम, सेफ होम।